जी हजरात, वेलकम बैक टू लेक्चर 8 ऑफ ACC F8। लेक्चर 7 का जो क्लोजर था वो किस कॉन्सेप्ट पर था? अश्योरेंस एंगेजमेंट। पूरी क्लास रिपीट करे, कहो अश्योरेंस एंगेजमेट। 3 टाइप्स 2 लेवल्स, 3 टाइप्स 2 लेवल्स, 3 टाइप्स। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर जब हम एब्सोल्यूट देते ही नहीं है तो आपने बोर्ड पर क्यों लिखा है? सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो भाई ये लेवल ऑफ अश्योरेंस हम अटेन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। देखो बेसिक फिर रिपीट हो रहा है, जब तक बेसिक रिपीट हो रहा है साथ साथ रिवाइज करते जाओ। ये मैंने लिख के क्रॉस कर दिया क्योंकि हमारे ऑडिट की डिक्शनरी में गारंटी देना शामिल नहीं है। हम कभी भी शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते। हमने लिख के क्रॉस कर दिया। ऑडिट में देते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, रिव्यू में देते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इससे पहले कि हम इसको रिवाइज करें जरा इसको दोबारा देखते हैं। देखो एक ऑडिट फर्म के 4 पोर्टफोलियोज हैं। आप ऑडिट सर्विस भी दे रहे हैं, आप रिव्यू सर्विस दे रहे हैं, आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं और आप कर रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। लेक्चर नंबर 7 में एग्जांपल्स दी गई थी, मैं दोबारा एग्जांपल्स को एक बार रिकैप कर रहा हूं, जरा फोकस कीजिएगा। साल का शुरू जनवरी और साल का आखिर दिसंबर। ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और कहता है कि जी मुझे अपने कंट्रोल अकाउंट और जो मेरे पार्टी अकाउंट है उनको रिकंसाइल करना है। ये हमारा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है जिसमें हजारों लाखों डेटर्स आ रहे हैं। मसला ये है कि जब हम पार्टी के इंडिविजुअल अकाउंट A, B, C और D जब हम इनके क्लोजिंग को ऐड करते हैं तो जो कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा कंट्रोल अकाउंट है डेटर्स का, इसका टोटल कुछ और आ रहा है, इसका टोटल कुछ और आ रहा है। और जो हमारे जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं जब मैं इन सबके क्लोजिंग को टोटल करता हूं तो वो टोटल इससे मैच नहीं कर रहा। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप अपनी टीम हमें भेजें जो सिर्फ ये 6 काम करके दे। जी क्या काम करके दे? ये करे, ये करे, ये करे और ये करे। क्लाइंट ने कहा कि जो मेरे कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जब मैं अपने पार्टी अकाउंट्स का टोटल करता हूं, इंडिविजुअल अकाउंट्स का जिसको मेमोरेंडम अकाउंट भी कहा जाता है, दोनों का बैलेंस आपस में एग्री नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी टीम आए और एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए जरा इसको रिकंसाइल कर दें हमें। अच्छा जी, स्कोप एग्री कर लें आप। हम चाह रहे हैं कि आपकी फर्म ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे और ये काम करे। आप ऑडिट करने नहीं जा रहे, आप रिव्यू करने नहीं जा रहे और ये प्योर अकाउंटेंसी का काम नहीं है। ये वो एंगेजमेंट है जहां हमने और क्लाइंट ने प्रोसीजर पहले से आपस में एग्री कर ली है। इसको कहा जाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सर साजिद क्या हम इसमें को अश्योरेंस देंगे? क्यों दूंगा अश्योरेंस? क्या ऑडिट किया है, रिव्यू किया है? इसका मतलब है ऑडिट और रिव्यू के अलावा हम नॉर्मली किसी काम में अश्योरेंस नहीं देते, क्योंकि अश्योरेंस देने का मतलब है कि आपका स्टेक उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, आपकी बल्ली आ जाएगी, यूं कहें इसको आप, या आप समझेंगे बिला वजह आप अपनी जिम्मेदारी बढ़ा लेंगे। तो हर काम में, हर एंगेजमेंट में अश्योरेंस नहीं दिया जाता। तो इस काम के अंदर भी हम कोई अश्योरेंस नहीं देंगे। सर क्या इसकी कोई रिपोर्ट बनेगी? जी हाँ, इसके आखिर में हम क्लाइंट को देंगे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, TCS पाकिस्तान। उनके कराची में कितने सारे आउटलेट्स हैं, सोचें लाहौर में कितने होंगे, सोचें इस्लामाबाद में कितने होंगे, सोचें पूरे पाकिस्तान में कितने आउटलेट्स होंगे उनके। ऐसा है। TCS पाकिस्तान के CEO ने कहा यार हमें मसला ही हो रहा है कि हमें डाउट है कि हमारे जो रिमोट एरियाज में हमारी लोकेशंस हैं, हमें ये फेयर है, ये रिस्क है कि यार आया वहां हमारा दफ्तर है भी कि नहीं है। तो हम चाह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट टीम जो है, हम आपको लोकेशंस देंगे शहर वाइज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, जो भी है, हम आपको एग्जैक्ट एड्रेस देंगे और आपने जाके क्रॉस चेक करना है कि क्या हमारा वहां TCS का दफ्तर है, क्या वो लोकेशन सही है, और जो बंदा हमें पता है कि यार ये वहां मैनेजर है, क्या ये वहां वाकई में मैनेजर है। तो वी वांट योर टीम टू परफॉर्म दीज लेट्स से 5 टास्क, 1 2 3 4 5। अब हमने प्रोसीजर पहले से आपस में एग्री कर लिए। ये जो प्रोसीजर पहले से आपस में एग्री कर लिए हैं, ये कहा, इसको हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ना ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, लिहाजा इसमें कोई अश्योरेंस नहीं है। लिहाजा इसीलिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अब मैं इसको दोबारा बताता हूं, फिर मैं दोनों को दोबारा कंपेयर कर लेता हूं। हर वो काम जहां आप एज एन अकाउंटेंट जा रहे हैं, हमारे 2 चेहरे, हमारा डुअल फेस है। मेरे भी 2 चेहरे हैं। मैं इस क्लास में टीचर हूं, जैसे ही मैं इस क्लास से बाहर निकलूंगा तो आई विल बिकम प्रिंसिपल। वी आर ऑल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स।
अगर कोई रूम में मेरे साथ चाय पी रहा है, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई स्टूडेंट है, तो माई रोल वुड बी डिफरेंट। मैं क्लास में आ रहा हूं, मेरा रोल डिफरेंट है, मैं टीचर हूं। मैं कैंपस में घूम रहा हूं, एडमिन तो आप बोलेंगे यार तो बड़े गुस्से वाले हैं, ये तो बड़े एग्रेसिव है, भाई मैं उस टाइम प्रिंसिपल बन जाऊंगा ना। लेकिन जब मैं दोबारा अपने रूम में जाऊंगा तो मैं चिलिंग सीन में आ जाऊंगा। इसी तरह जिस तरह हमारे डिफरेंट फेसेस हैं या रोल्स हैं, उसी तरह एक ऑडिट फर्म भी कई रोल प्ले करती है। एक तरफ आपका जो चेहरा है वो ऑडिटर वाला है, और एक जगह आपका चेहरा अकाउंटेंट वाला है। तो अगर किसी क्लाइंट ने मुझसे कहा कि जी हमारे फाइनेंस में 3-4 बंदे जरा शॉर्ट हो गए, तो अगर आपकी फर्म हमें, चूंकि आपके पास क्वालिफाइड लोगों की टीम है, अगर आप हमें जल्दी से 3 बंदे प्रोवाइड करते हैं 15-20 दिन के लिए, तो हमें उनसे बैंक रिकॉर्ड्स बनवानी है। आपकी टीम, सपोज करें एग्जांपल है ईवाई, आपकी टीम गई बैंक रिकॉर्ड्स बनाए वापस, आपकी टीम गई अकाउंट्स बनाए वापस, आपकी टीम गई इनकम टैक्स रिटर्न बनाए वापस। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है अब आप ऑडिट करने नहीं जा रहे हैं, अब आपका किसका चेहरा है? यू आर नॉट गोइंग एज एन ऑडिटर, यू आर गोइंग एज एन अकाउंटेंट। इसका मतलब है हर वो काम जहां आप एज एन अकाउंटेंट जा रहे हैं, जहां आप सिर्फ नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं, जहां आप नंबर्स की कंपाइलेशन कर रहे हैं, दैट एंगेजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वंस अगेन, ना ये ऑडिट है और ना ये रिव्यू है, ना ये ऑडिट और ना ये रिव्यू है। लिहाजा इस एंगेजमेंट को हम वंस अगेन क्या कहेंगे? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका मतलब है एक ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट सर्विस भी दे रही है, रिव्यू सर्विस भी दे रही है, एयूपी भी दे रही है, और वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट की सर्विस भी दे रही है। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर हम ही अकाउंट्स बना रहे हैं और हम ही ऑडिट कर रहे हैं सर, तो फिर ये इंडिपेंडेंस का मसला होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो अभी मैंने ये नहीं बताया, मैंने एग्जाम्पल में ये नहीं बताया कि वही फर्म जा रही है। मैंने एग्जाम्पल दी कि आपको एंगेज किया गया है कि जी हमें अकाउंटेंसी सर्विस दें। ऑब्वियसली बात है, ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप ही की फर्म जाकर अकाउंट्स बना रही है, फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या कुछ अरसे बाद आप ही की फर्म ऑडिट करेगी, तो फिर बड़ा खतरनाक किस्म का इंडिपेंडेंस का मसला आएगा, जो आगे जाके पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। दैट वुड क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सर साजिद ने आपका मिड टर्म सेट किया, फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने आपका फाइनल एग्जाम बनाया, फिर मैंने चेक किया, फाइनल पेपर भी मैंने बनाया और मैंने ही चेक किया। थोड़ी देर सोचे आप कि अगर आपका फाइनल एग्जाम का पर्चा मैं ही चेक करूंगा, ऑब्वियसली आई वुड बी बायस्ड। क्या मैं सबको फेल करना चाहूंगा, पास करना चाहूंगा? मैं ऑब्वियसली पास कर दूंगा, इसकी मैं पोजीशन मार दूंगा। बात ये हो रही है कि भाई दैट रिजल्ट वुड बी बायस्ड। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं हुआ। इसीलिए आगे जाके कोड ऑफ एथिक्स में ये कवर करेंगे कि जो फर्म अकाउंट्स बना रही है वो फर्म ऑडिट नहीं कर सकती। फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूं कि योर फर्म माइट बी इन्वॉल्व्ड और माइट बी एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ अकाउंटेंसी वर्क। अगर ऐसा है तो वो जो एंगेजमेंट आप देने जा रहे हैं, वो जो आप सर्विस देने जा रहे होंगे, दैट वुड बी टर्म्ड एज कंपाइलेशन एंगेज। आपको समझ आया? अच्छा, अब लड़का सवाल करता है, यहां पर एक सवाल बनता है। सर वो सवाल ये है, सर दोनों का फर्क क्या है? दोनों का फर्क क्या है? अब मैं दोनों का फर्क बता रहा हूं बहुत ही क्विकली, सुनिएगा बात को। इस एंगेजमेंट में ना सिर्फ 2+2 है। दिस इज प्योर नंबर क्रंचिंग, जहां आप नंबर्स कंपाइल करके आ गए, जबकि इस एंगेजमेंट के अंदर जो स्कोप है वो नंबर क्रंचिंग के अलावा भी है। मैं अपनी आर्टिकल्स में ईवाई के अंदर मैं 2-3 मैंने एंगेजमेंट ऐसी की हैं, 2-3 मैंने असाइनमेंट्स ऐसी की हैं जहां आई वाज इन्वॉल्वड इन एयूपी। एग्जांपल देता हूं मैं, जॉनसन एंड जॉनसन पाकिस्तान, फिक्स्ड एसिड की टैगिंग मैंने खुद की है। क्लाइंट ने हमें दिया पूरा ब्रेकअप एसिड्स का, और एक हमने थ्रेशोल्ड सेट किया और पूरी फैक्ट्री के जो फार्मास्यूटिकल थी उसके चक्कर लगाए। मेरे साथ 5-6 बंदों की टीम थी और हमने उनके जो एसिड्स उनके जीएल में आ रहे थे उनको हमने फिजिकल से क्रॉस चेक किया, जो कल मैंने एग्जांपल दी थी लेक्चर नंबर 7 के अंदर। क्लाइंट कह रहा है भाई ये हमारे एसिड्स हैं, ये फर्नीचर फिक्सचर है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी है, इसको आप चेक करें फिजिकल है, और प्लस जो आप फिजिकल वेरीफाई कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा कोई एसिड मिल जाए जो फिजिकल तो है यहां नहीं है तो हमें बता दीजिएगा, और अगर कोई ऐसा एसिड फिजिकल है जो जीएल में भी नहीं है और हमारा भी नहीं, तो वो भी बता दीजिएगा। अब मुझे बताएं इसमें सिर्फ नंबर क्रंचिंग कहां हो रही है? इट इज मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब मजे की बात सुनिएगा, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में और एयूपी में कुछ आप ऐसी चीजें करते हैं, कुछ आप ऐसे प्रोसीजर करते हैं जो आप ऑडिट में भी करते हैं, जो आप, क्योंकि ऑडिट में भी आप फिजिकल वेरीफाई कर रहे होते हैं, ऑडिट में भी यू माइट बी इन्वॉल्व इन नंबर क्रंचिंग। तो इन दोनों का एक निक नेम भी है, साजिद कहें, सज्जू कहें, एसके कहें, इसका भी निक नेम है। इसका निक नेम है ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। क्या कहा? ऑडिट
रिलेटेड सर्विसेज। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में कुछ हरकतें हैं, कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो ऑडिट से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये दोनों ऑडिट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी। अब मैं दोबारा डिफरेंस पे आता हूं। दिस असाइनमेंट इज प्योर नंबर क्रंचिंग, वेयर एज दिस एंगेजमेंट इज बियॉन्ड नंबर क्रंचिंग। इसमें नंबर क्रंचिंग भी है, इसमें कुछ अदर प्रोसीजर्स भी आप कर रहे हैं, प्लस हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी करें आप। और एक बात जो मुझे समझ आती है, जो हमने जॉनसन पे किया, 1.5 महीना हमने वहां क्लाइंट पे गुजारा, सुबह की चाय भी मिली, कॉफी भी पी, हमने खाना भी खाया, फुल क्लाइंट ने खापा छापा किया हुआ था। 1.5 महीना बाद हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है जी, हम अपने दफ्तर चले गए ईवाई के, क्लाइंट का फोन आया कि भाई वो आपकी टीम आई थी, क्या हुआ? तो मेरा पार्टनर कह रहे हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये तो बताओ जो तुमने काम किया उसका क्या हुआ? हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है सब ठीक था। अबे भाई ये कौन सा तरीका है? तू इस बात के 20 लाख रुपए ले रहा है, रिपोर्ट तो दो। लिहाजा इस एंगेजमेंट के आखिर में क्लाइंट को एक रिपोर्ट देंगे, उसका नाम है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। के जो आपने काम किया है उससे फैक्ट्स क्या निकले। ये जो एसिड आप बता रहे हैं ये फिजिकल थे कि नहीं था, बताए ना। और जो फिजिकल आप बता रहे हैं वो जीएल में आ रहे हैं, बताए ना। और जो एसिड आपको ऐसे दिख रहे हैं जो ना जीएल में आ रहे हैं और ना हमारे हैं, जो हमारे नेचर और बिजनेस से जो है वो टाई नहीं करे, वो भी तो बताएं। तो आप क्लाइंट को बाकायदा एक रिपोर्ट बना के देंगे और इस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट भी स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। ये आप कवर करेंगे दोनों चीजें तफसील के साथ इन AAA पेपर P7 एडवांस ऑडिट। यहां पर सिर्फ उसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया ताकि आप इन दोनों के जरिए ऑडिट और रिव्यू को डिफरेंशिएट कर सकें। इफ यू कम बैक, यहां दे रहे हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, कौन सा दे रहे हैं भाई? और यहां कौन सा दे रहे हैं? मॉडरेट लेवल। अगर वो दोबारा कागज ड्रॉ कर लूं मैं, शेयर होल्डर्स को आप कौन सा कागज दे रहे हैं जी? ऑडिट रिपोर्ट। क्या दे रहे हैं कागज? ऑडिट रिपोर्ट। इसमें जो दे रहे हैं वो क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर अश्योरेंस कौन सा है? रीजनेबल, जिसका अंदाजा भी क्या है? पॉजिटिव। सर ये एक बार दोबारा बता दें, ये मुझे तंग कर रहा है। ये तुम्हें इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि अभी हमने रिव्यू कवर नहीं किया है। तुम्हें नेगेटिव लेवल थोड़ा सा तंग करेगा क्योंकि अभी हमने रिव्यू एंगेजमेंट कवर नहीं किया। जब कवर कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। लेकिन दोबारा सुन लो, ये एक बहुत अच्छा बच्चा है। इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर रिव्यू। इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। इस अंदाजे बयां को हम कहते हैं पॉजिटिव लेवल ऑफ अश्योरेंस। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैं ये कह सकूं कि ये गंदा बच्चा है, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये कहलाएगा नेगेटिव लेवल। ठीक है जी। तो अब मैं अगर लिंक कर दूं, ऑडिट में जो अश्योरेंस दे रहे हैं वो रीजनेबल है, जिसका अंदाजे बयां इज पॉजिटिव। रिव्यू में दे रहे हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, जिसका अंदाजे बयां इज नेगेटिव। हमारे पास दो तरह की एंगेजमेंट्स हैं, एक हमारे पास है अश्योरेंस एंगेजमेंट और एक हमारे पास है नॉन अश्योरेंस। जो नॉन अश्योरेंस है उसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक हमारे पास है AUP और एक हमारे पास है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक ऑडिट फर्म इन चारों सर्विसेज को सेल करती है कि कुछ क्लाइंट्स का आप ऑडिट कर रहे होंगे, उन्हीं क्लाइंट्स का आप रिव्यू कर रहे होंगे, कुछ क्लाइंट्स को आप इसकी मदद में दे रहे होंगे अकाउंटेंसी सर्विसेज। हजरात दिस कंप्लीट द डिस्कशन। अब इसको जरा हैंडआउट से कवर करते हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड जी। जो बच्चे LMS पे देख रहे हैं जी, हैंडआउट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ बेटा। अब इसको कैसे पढ़ना है साकिब जरा पहले सुनिएगा आप। एक दिया हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट, फिर दिया हुआ है रिव्यू, फिर दिया हुआ है AUP और फिर दिया हुआ है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है जी, हाँ या ना? साकिब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले आप ऑडिट ये पूरा पढ़ेंगे, इधर देखें ये हेडिंग्स आप पढ़ लेंगे एक बार, फिर आप ऑडिट यूं पढ़ेंगे, फिर आप रिव्यू यूं पढ़ेंगे, फिर आप AUP यूं पढ़ेंगे और फिर आप पढ़ेंगे कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, वो भी आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है, ऑडिट, रिव्यू, AUP और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जी लेट्स स्टार्ट। Name of the services assignment, types of assurance provided by external auditor, report provided by the auditor and level of assurance. Audit engagement, high but not an absolute assurance, in other words reasonable assurance. हाँ, हम एंगेजमेंट में, कौन सी एंगेजमेंट में? ऑडिट में। वो कह रहे हैं हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा अब ये एक वर्ड है, मैं कह रहा हूं हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल। मैं जंप मार के हाथ अपने ऊपर करूंगा, जहां तक मेरा हाथ ऊपर जाएगा वो हाई लेवल है, लेकिन जो ऊपर जो ये जो शीट लगी हुई है फॉल्स सीलिंग, ये एब्सोल्यूट लेवल है।
मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं जंप मार के जहां तक जाऊंगा ना, वो क्या लेवल है, वो कहलाएगा हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल, क्योंकि एब्सोल्यूट लेवल हमारी ऑडिट की डिक्शनरी में है ही नहीं। आगे चलो, शाबाश। Audit report expressing a positive level of assurance. Review engagement, moderate assurance is expressed on the financial statement. Review report expressing a negative level of assurance. Agreed upon procedures, no assurance is expressed in this assignment. Factual finding of procedures performed is reported by the practitioner. Compilation engagement, no assurance is expressed. Collection, classification and summarization of the accounting information prepared by the accountant. जी, मैं दोनों दोबारा पढ़ूं। AUP में क्या लिखा हुआ है? AUP में लिखा हुआ है नो अश्योरेंस इज एक्सप्रेस इन दिस एंगेजमेंट। नीचे लिखा हुआ है फैक्चुअल फाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर। जो आपने प्रोसीजर किए हैं वो प्रोसीजर जो क्लाइंट ने और आपने आपस में पहले से एग्री कर ली है। जब वो एंगेजमेंट स्टार्ट होगा तो आप कोई नया प्रोसीजर नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो दोनों पार्टीज ने पहले से आपस में एग्री किया होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। फिर आ रहा है कंपाइलेशन, नो अश्योरेंस। देखें दोनों में कॉमन बात क्या है? नो अश्योरेंस। करेंगे क्या इसमें? क्लासिफिकेशन, कलेक्शन एंड समराइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट लाइन। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, आपने अकाउंटेंसी काम में बैंक अकाउंट अपना बैंक रिकॉर्ड्स बनाए, इनकम टैक्स का रिटर्न बनाया, सेल टैक्स का रिटर्न बना रहे हैं, या सिंपल जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आ गए। एग्जांपल इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलेशन, सेल टैक्स रिटर्न एंड वेरियस रिपोर्ट्स। ठीक है जी, वाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर क्लाइंट ने कहा जी ये हमारे अकाउंट्स है, इससे हमें ये रिपोर्ट बना दें और ये रिपोर्ट बना दें और ये रिपोर्ट बना दें, तो वो काम भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं कि F8 के पेपर में इन दोनों की सिर्फ ये बेसिक शामिल है। मजीद तफसीलात के लिए सर इसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, सर क्या यहां भी कोई रिपोर्ट है, सर इसकी मजीद को एग्जांपल्स दें जरा, ये सारी बातें आपने कवर करनी इन डिटेल इन द पेपर ऑफ AAA P7 जब आप इसको ऑप्शनल में इंशाल्लाह ऑप्ट करेंगे। जी, अब आप जो नीचे दिया हुआ वो पढ़ लें प्लीज। Audit. In an audit engagement, the auditor provides a high but not absolute level of assurance that the information subject to audit financial statement is free of material misstatement. This is expressed positively in the audit report as positive assurance. Review. In a review engagement, the auditor provides a रिव्यू के आगे डैश लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे इसके आगे? इसके आगे लिखें अश्योरेंस एंगेजमेंट। डैश बना हुआ रिव्यू के आगे, लिखें जी। रिव्यू भी किसकी एग्जांपल है? अश्योरेंस। ओ भाई क्या हो गया, इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं, ये लाइन नहीं नजर आ रही है? अगर अभी लेक्चर के दौरान ये मसला हो रहा है तो सोचे पेपर में फिर क्या होगा। वहां भंड मारते हैं आप, वहां पूरा कोर्स साथ जा रहा होगा, वो एग्जाम प्रेशर होगा। रिव्यू में क्या दे रहे हैं भाई? तो हर वो एंगेजमेंट जहां आप कोई ना कोई अश्योरेंस दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा भाई? वो क्या कहलाएगा जी? इसीलिए मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं उसको बाद। ठीक है जी, आगे चले। AUP के आगे क्या लिखूं? लिखे शाबाश, नॉन अश्योरेंस। जी, review. In a review engagement, the auditor provides a moderate level of assurance, which is less than reasonable assurance that the information subject to the review financial statement is free from material misstatement. This is expressed in the form of negative assurance. Agreed upon procedures. For agreed upon procedures, as the auditor simply provides a report of the factual findings based on the assignment, no assurance is expressed. Instead, users of the report assess for themselves the procedures and the findings reported by the auditor and draw their conclusion from the auditor's words. जी, थोड़ा सा और आपने क्लियर पढ़ना है क्योंकि आवाज अक्सर समझ नहीं आती वर्ड्स, ठीक है ना? बहुत क्लियर पढ़ना है, ये रीडिंग बड़ी जिम्मेदारी की बात है क्योंकि जो बच्चे LMS पे देख रहे हैं आप वो आपकी आवाज को फॉलो करें, तो आपने बड़ा क्लियर पढ़ना है भाई। फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एज द ऑडिटर सिंपली प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। इतना समझाने के बाद एक एक लफ्ज ना दिल में उतरेगा। अगर एग्जाम में सवाल आ गया ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ AUP एंड कंपाइलेशन, तो वहां एग्जाम में बैठ के ना बोंगी नहीं मार सकते आप, फेंका फेंकी नहीं होगी। 2 लाइन लिखेंगे, रेलेवेंट बात लिखेंगे। ठीक है जी। फॉर AUP as the auditor simply provides a report of factual finding based on the assignment, no assurance is expressed. Instead, users of the report, अब जो भी users हैं, assess for themselves
assess for themselves the procedures and findings reported by the auditor and draw their conclusions from the auditor's work. एक और चीज मैं ऐड कर दूं उसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट। इसका आखिर क्या है, इसका डिलीवरेबल क्या है? जवाब देना है आपने, ठीक है ना? देखिए मैं हर बात रिपीट कर सकता हूं, फिर आप सुन हो जाएंगे। तो अगर आपको इतराज है कि सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप तो आपके बेनिफिट के लिए पूछा जा रहा है। आपको आता है आप बता दें, आपको नहीं आता कोई ना कोई जवाब तो दे ही देगा। ऑडिट के आखिर में क्या दे रहे हैं हम? रिव्यू के आखिर में भी क्या होगी? रिव्यू रिपोर्ट। अगर कभी आपने एनुअल रिपोर्ट देखी है, जो कि आपको देखनी चाहिए, ये रही एनुअल रिपोर्ट। ऑडिट पढ़ रहे हैं भाई, हर चीज के एविडेंस मौजूद है मेरे पास। ये इसके अंदर दी हुई ऑडिट रिपोर्ट। इसी तरह जब आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं, जो कि होंगे आपके किसी घर वालों के पास, भाई बहन के पास, तो जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसी तरह जब आपको क्वार्टरली या इंटरम अकाउंट्स की बुकलेट आएगी तो उसमें दी होगी रिव्यू रिपोर्ट। रिव्यू रिपोर्ट में क्या होता है, रिव्यू रिपोर्ट क्या क्वार्टरली अकाउंट्स पर होती है, क्या वो हाफ ईयरली भी होती है, ये बातें बताऊंगा जब हम रिव्यू पढ़ रहे होंगे। मुख्तसर बात यह कि जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये एनुअल रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान में गई है। जहां जहां जिसके पास शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आप कराची में, आप लाहौर में, आप इस्लामाबाद में, ये आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको पब्लिश करके डिस्पैच कर दी जाएगी। इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है और रिव्यू रिपोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या कहा? ऑडिट रिपोर्ट भी और रिव्यू रिपोर्ट भी, लेकिन इन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो रिपोर्ट्स है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। नोट कर लें, इन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है, जो भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Compilation engagement. जी। A compilation engagement, although the user's company's management of the compiled information derives some benefit from the accountant's involvement, no assurance is expected in the report. Instead, the objective of the assignment is to collect, classify, and summarize the financial information. जी, क्या कह रहे हैं? इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऑल्दो द यूजर्स, अब यहाँ यूजर कौन है? मैनेजमेंट है। एक और बात नोट कर लेंगे आप, ये दोनों काम हमें किसने दिए? हम ईवाई हैं, हम AFF हैं, हम KPMG हैं, हम जो भी दुनिया की फर्म है, ये हमें दोनों काम किसने दिए? ये मैनेजमेंट ने दिए। देखिए शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं क्या है। भाई मैं आपके सामने यहाँ टीचिंग कर रहा हूं, मेरे पास शेयर्स हैं जनरल टायर के, मुझे नहीं पता वहां क्या चल रहा है। मेरे पास साल में 2 कम्युनिकेशन होगी। एक मेरे पास आएंगी ये एनुअल रिपोर्ट जिसमें होगी ऑडिट रिपोर्ट, और एक मेरे पास आएंगे इंटरम अकाउंट्स, और जो हाफ ईयरली अकाउंट्स होंगे उसमें मेरे पास आएगी रिव्यू रिपोर्ट। ये कौन सी कंपनी? TRG, सॉरी ये है तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज। मैं इसका शेयर होल्डर हूं, मुझे नहीं पता कंपनी में क्या चल रहा है। हाँ, अगर मुझे कोई पंचायत है, मुझे कोई क्वेरी है, तो फिर मैं AGM में जाऊंगा, मुझे उसका नोटिस आता है। मैं EOGM में जाऊंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, मुझे उसका नोटिस आता है। अदरवाइज अगर इस वक्त एज वी स्पीक, अगर इसकी मैनेजमेंट ने अपनी ऑडिट फर्म को अगर कोई AUP और कंपाइलेशन का काम दिया है, तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है और वो मेरी नॉलेज में आना भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे बार बार बॉदर करेंगे तो मैं बोलूंगा यार बार बार तंग कर रहे हैं आप। जब मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की भागदौड़ दे दी है, तो फिर आप मुझे डे टू डे की चीजों पर अपडेट ना करें। इसका मतलब है चूंकि ये दोनों काम किसने हमें दिए हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग भी किसको होगी? बेहतरीन बात समझ गए आप। In a compilation engagement, although the users of compiled information derive some benefit from the accountant's involvement, no assurance is expressed in the report. Instead, the objective of the engagement is to collect, classify, and summarize the financial statements. हर अकाउंटेंसी के काम को हम क्या कह रहे हैं? हर अकाउंटेंसी के काम को हम क्या कह रहे हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है जी। अगर मैं कुछ पूछूं और अगर आप एक आध जुमला बोल देंगे तो यकीन करें आपको कोई गुना नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे चले जी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, हमारे पास लिखा हुआ है एश्योरेंस एंगेजमेंट और हेडिंग आ रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें जरा लिखें, फटाफट। जिनका पास हैंड आउट नहीं है वो रजिस्टर में नोटिंग कर लें, शाबाश। ठीक है जी। बाजू वाले से मोबाइल पे तस्वीर ले लें उसकी भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट।
हजरात थोड़ा गला खराब है आज के लेक्चर के लिए, माजरत है, आवाज जो है ना वो थोड़ी सी क्या कहेंगे उसको, हाँ साइलेंसर में कचरा आ गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। Explain the concept of assurance engagement and also list the content / elements of an assurance engagement. Repeat. Explain the concept of assurance engagement. Repeat karo. Explain the concept of assurance engagement and also list the content / elements of an assurance engagement. नेक्स्ट सवाल, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल लिखें, बहुत ही सिंपल सा। एक्सप्लेन द कंटेंट / एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। याद है कल बात हुई थी इसके ऊपर, जिसका शॉर्टकट याद आ रहा है किसी को? रेस्ट। ये दिया हुआ है, देखें, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एफडी के अंदर। सिंपल सवाल है, एक्सप्लेन द कंटेंट्स या एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। जी कौन बता रहा है मुझे शॉर्टकट? REST। R फॉर रिपोर्ट, वेरी गुड। E फॉर S² था, S में 2 बातें, बताओ, शाबाश। सब्जेक्ट मैटर और जब आप मुझे ये जवाब देंगे ना तो आपका दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। आपका बेनिफिट है, 2 तरीके क्लास कंडक्ट करने के। मैं चुपचाप पढ़ा के चला जाऊंगा, ठीक है जी, बोरिंग क्लास हो जाएगी, फायदा नहीं होगा। मकसद है जब आप यहां से जाएं तो आपको पूरी क्लास ना दिमाग में रिटेन हो जाए, तो पेपर पास होगा ये, क्योंकि सिलेबस इज ह्यूज, बहुत कंटेंट है, संभालना मुश्किल होगा। तो बेसिक याद कर लो भाई। R फॉर रिपोर्ट, E फॉर एविडेंस, S² सब्जेक्ट मैटर और सुटेबल, और T फॉर 3 पार्टी रिलेशनशिप। मैं, वो और उसके घर वाले नहीं, मैं कौन? ऑडिटर, वो कौन? मैनेजमेंट, और जिसके लिए ऑडिट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही? चलें जी, तो ये थर्ड सवाल रिपीट करें, क्या था? एक्सप्लेन द कंटेंट / एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ये कितने सवाल लिखवाए मैंने आपको? 3। एक बार रिपीट कर देंगे, शाबाश, जल्दी से फटाफट। Explain the concept of assurance engagement and also list the content elements of assurance engagement. ठीक है। Briefly discuss the concept of assurance and non-assurance engagement. Explain the content / elements of assurance engagement. Contents पूछे, एलिमेंट्स पूछे, एक बात है, थ्योरी के पेपर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो कंटेंट याद करके गया हूं भाई, कंटेंट पूछे, एलिमेंट पूछे, एक बात है। बात समझ आ रही है? सिनोनिम्स ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर ने सवाल किया ऑडिट प्रोसीजर बता दें, हाँ जी याद है। उसने कहा ऑडिट टेक्निक बता दें, क्लीन बोल्ड हो गए। अब भाई एक ही चीज थी, बात समझ आ रहा है? तो अगर मैं इस लेक्चर में ये कहूं ना, इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, वो सारी बातें आपने लाल पेन से नोट करनी है। पेपर में जब आप टाइप कर रहे होंगे, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास सेकंड्स हैं कि यार इसने ये पूछा और मैंने ये जवाब देना। वहां यूं ऊपर देख के गए 5 मिनट। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है हमारे पास? मीनिंग ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव। कल बात हो चुकी इसके ऊपर, कल मैंने लेक्चर नंबर 7 में ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है। आज सिर्फ हम उसको दोबारा रिकैप करके आगे बढ़ रहे हैं। कल मैंने क्या बताया था? ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस का मतलब गारंटी देना, साथ दें आप। ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस का मतलब गारंटी देना। हम ऑडिट की दुनिया में एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट। 3 की बात हुई थी क्लास में, सैंपल बेस्ड पे ऑडिट कर रहे हैं, पहली लिमिटेशन। दूसरी रिस्क ऑफ फ्रॉड, तीसरा प्रोविजंस। कुछ चीजें हमारे प्रोफेशन में बिल्ट इन है जिनको हम डिटैच नहीं कर सकते। कल मैंने दिन में मेरे ख्याल में कोई 12 घंटे गुफ्तगू की होगी, क्लासरूम और आउटसाइड क्लासरूम मिला के 12 hours आई स्पोकन। तो व्हेन आई रीच्ड होम आई हैड नो वॉइस। इफ समबडी कॉल्ड मी, हाँ हेलो, ये आवाज थी। फिर मैंने गार्गल्स किए, फिर मैंने शहद खाया, फिर सुबह ये एक्टिविटी की, फिर मैं आया हूं। तो मैं आपके सामने कैसे आ रहा हूं ना, ये आपको नहीं पता। बिहाइंड द सीन की कहानी बहुत दुखी है। तो आज मेरा गला बैठा हुआ है, इसके बाद मेरी एक और क्लास है और मैं रात 9 तक कैंपस में काम कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। गला भी कह रहा है बस कर दे, तुझे नहीं पता तेरे गले की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैंने कहा पौ का नहीं पता मुझे,
जब तक जिंदा है ये अल्हम्दुलिल्लाह काम भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। तो आज गले में प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। लिहाजा ऑडिट में लिमिटेशन ये कि आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते। आम जबान में मैं तुमसे कह सकता हूं, हो सकता है मैं कैजुअल टॉक में साकिब से कह रहा हूं, साकिब भाई आपको जो मैं कह रहा हूं आप मुझसे पढ़ लें, गारंटीड पास है। यार आप मेरा एलएमएस देख लें, मैं गारंटी कर रहा हूं अगर तुमने जैसा मैं बता रहा हूं तुमने वैसे तैयारी कर ली, मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूं तुम पास हो। और अगर किसी ने रोजाना की बेस पर प्रॉपर पढ़ लिया और हर टॉपिक के जो सवाल मैं बताऊंगा अगर वो आपने कर लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी आ जाएगी पोजीशन। ऑडिट में पाकिस्तान पोजीशन तो कोई मसला ही कोई नहीं है, और ऑडिट में पोजीशन लाना इज समथिंग बिग। ऑडिट में और रिपोर्टिंग में पोजीशन लाना इज समथिंग बिग। लानी हमें पोजीशन, बात समझ आ रही है? अब ये मैंने कैजुअल टॉक कर दी है, मैं फॉर्म में नहीं लिख सकता। हमसे पढ़े गारंटीड पास, फंस जाऊंगा मैं है। अगर पास हो तो ठीक है, अगर पास ना हो पैसे वापस, सब खड़ा होगा सर पैसे दे। मैं पेपर देने नहीं गया था, ओ भाई मैं क्यों वापस करूं पैसे? बात समझ आ रही है? इसी तरह हम आगे जो वर्डिंग जो आ रही है, आगे जो जुमला आ रहा है उसमें हम ये लिखेंगे कि ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस का मतलब गारंटी नहीं है। ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस का मतलब है अगले बंदे को एक कंफर्ट लेवल देना। वो अगला बंदा कौन है? शेयर होल्डर। रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो शेयर होल्डर से कह रहे हैं भाई आप चिंता मत करें, आप परेशान ना हो, हमने प्रोसीजर किए, हमने सपोर्ट देखी, हमें एविडेंस मिला, और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन भाई ध्यान रखना, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो शेयर होल्डर कह रहा है हाँ जी बहुत मुनासिब हो गया, मैं पहले डिसकंफर्ट जोन में था, अब मैं तुम्हारे ये जुमले सुन के मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं। यहां से एक मैसेज है पूरी क्लास के लिए और जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं, दूसरों को कंफर्ट जोन दें, दूसरों के लिए जिंदगी को आसान करें, दूसरों को ना दूसरों के लिए बाई से हैप्पीनेस बने, गिव देम दी कंफर्ट। कोई ग्रुप स्टडी कर रहा है, अगले को कंफर्ट दें, दूसरों को कंफर्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आप खुद कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ठीक है जी भारत, हेडिंग हमारे पास है मीनिंग ऑफ अश्योरेंस, जरा जल्दी से लिखें फटाफट। ये मैं आपको इसका इनफॉर्मल लिखवा रहा हूं, आगे फॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है जी। फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव, from audit perspective, from audit perspective, from audit perspective, assurance means, from audit perspective, assurance means bringing the shareholders in a comfort zone. From audit perspective, थोड़ा तेज चलेंगे, assurance means bringing the shareholders in a comfort zone in which they were not previously. From audit perspective, assurance means bringing the shareholders in a comfort zone in which they were not previously. Full stop. लिखते जाओ, एंड में रिपीट होगा। This comfort zone is given by expressing. This comfort zone is given by expressing. This comfort zone is given by expressing. This comfort zone is given by expressing an independent audit opinion. Shabash. This comfort zone is given by expressing an independent audit opinion on the financial statements. ठीक हो गया? अच्छा, एक बार रिपीट कर दो क्या साकिब? From audit perspective, assurance means bringing a shareholder in a comfort zone in which they were not previously. This comfort zone is given by expressing an independent audit opinion on the financial statement. ठीक है, अब एग्जाम में बैठे में सवाल आ गया डिफाइन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आप देखें आगे क्या आ रहा है। अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, वो काफी बात इस पे हो गई। ठीक है, लेट्स कंप्लीट द टॉपिक नाउ। जी स्टार्ट करें साकिब। It means an engagement in which a practitioner. अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ये जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए ना, जब ये पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या अजीब सी इंग्लिश है। मैं पहले उर्दू में आसान कर देता हूं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ये है जहां एक पार्टी प्रैक्टिशनर दूसरी पार्टी जो कि शेयर होल्डर है उसको ये कह रहा है कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सूटेबल क्राइटेरिया जो कि आईएफआरएस है उसके तहत वेरीफाई कर लिया, सैंपल बेस पे चेक कर लिया, और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यही है, डे वन से यही पढ़ना है भाई, जरा पढ़ लो साकिब। It means an engagement in which practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user
different stakeholders. जोर से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। It means an engagement in which a practitioner expresses. प्रैक्टिशनर कौन? ऑडिटर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ऑडिटर, यूके वगैरह में, यूएस में कहते हैं प्रैक्टिशनर। आगे चलो। Expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users, different stakeholders, other than the responsible party, the company itself, about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter अगेंस्ट, against suitable criteria. ठीक है। For example, IFRS or any other reporting. अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारे ब्रैकेट को हटा के पढ़ें और एक फ्लो में पढ़ें, एक सांस में पढ़ें। ब्रैकेट इग्नोर करके पढ़ें, देखिए क्या मीनिंग निकलता है। पढ़ें जी, पढ़ें। It means an हाँ, दोबारा पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स को स्किप करके पढ़िएगा। It means an engagement in which practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users, other than the responsible party, about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against suitable criteria. आए समझ मेरे बच्चे? आगे चलो, शाबाश। बहुत ही आसान है, सिंपल रखें चीजों को, कॉम्प्लिकेट करेंगे तो खुद ही हो जाएगा कॉम्प्लिकेट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है कि भाई हमने ऑडिट किया है और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स को हमने एज पर आईएफआरएस या एज पर लोकल लॉज या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने इसको अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, रीजनेबल अश्योरेंस को जहन में रखते हुए इसको ऑडिट किया और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। अब अगला बंदा एक कंफर्ट जोन में आ गया, इसको हम कह रहे हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। आगे चलो, शाबाश। The outcome of the evaluation or measurement of a subject matter is the information दैट results from applying the criteria to the subject matter. सब्जेक्ट मैटर कौन सा है? हमारे इस पूरी क्लास का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ऑडिट है। हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऑडिट किसका करने जा रहे हो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। तो जहां जहां लेक्चर में सब्जेक्ट मैटर आएगा तमाम बच्चे क्या समझेंगे किसकी बात हो रही है? सिंपल सिंपल रखें चीजों को भाई। आगे चलें। Checking, verifying account. अब मैंने एग्जांपल दे दी है, एग्जांपल दे, आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने लिख के दे दिया आपको, पढ़ो। Checking, verifying accounting treatments, measurements, presentations, and disclosure as per the International Financial Reporting Standards. ठीक हो गया, आगे चलो। Remember, it's a subject matter, financial statement information about which the practitioner, external auditor gathers sufficient evidence to provide a reasonable basis for expressing a conclusion in an assurance. अच्छा साकिब, मेरी ख्वाहिश है कि तुम देखो मैं किस तरह पढ़ता हूँ। इफ यू आर रीडिंग इन अ क्लास, मे बी यू बिकम अ टीचर इन द फ्यूचर, तो कुछ जगहों पर ना जरा टोन का उतार चढ़ाओ। देखा मैं किस तरह पढ़ता हूँ। रिमेंबर, ये एक मेरा वॉइस का पिच है। रिमेंबर, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन अबाउट विच the practitioner gathers sufficient evidence to provide a reasonable basis for expressing a conclusion in an assurance report. अब assurance report could be both. Assurance report could either be or could either be. Repeat, assurance report can either be or it can be, क्योंकि both these engagements are what? Insurance नहीं, assurance engagement। जी आगे चलें, शाबाश। नेक्स्ट पेज में आए। अभी हमारी स्पीड जो है ना मैं तेज करनी है, फटाफट। ये जुमला पढ़ा आपने पिक किया जी, आगे चलें सर। Types of assurance engagement. Under this framework, there are two types of assurance engagement a practitioner is permitted to perform: reasonable assurance engagement and limited assurance engagement. Why absolute assurance cannot be given by the external auditor? अच्छा, ये आपने खुद से लिखना है, लेकिन सिर्फ एक इसमें पंच वर्ड लिख दें अभी सेटिंग के अंदर। Why absolute assurance cannot be given, एक वर्ड लिख दें फिलहाल इसके अंदर, लिखें inherent limitations of an audit। सिंपल लिख दें, inherent limitations of an audit। ठीक है जी, बात समझ आ रही? क्लियर है जी, साथ है ना हमारे जी। आगे चलें, नेक्स्ट हेडिंग पे। Reasonable assurance engagement. अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखें। 1.5 लाइन की डेफिनेशन है। रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। Reasonable level of assurance is a high level of assurance. Reasonable level of assurance is a high level of assurance, but not an absolute level of assurance. Reasonable level of assurance is a high level of assurance, but not an absolute level of assurance. ठीक हो गया, आगे चलो। Objective, the objective of a reasonable assurance engagement is a अच्छा एक मिनट, स्पीड में मॉडरेट स्पीड पकड़ो। कल मैंने एग्जांपल दी थी आपको एक, इफ यू रिमेंबर। अगर एक होल्ड अगर आप एक रेगुलर बैच मुझसे पढ़ रहे हैं और आप एक क्रैश बैच पढ़ रहे हैं, अब तो चूंकि क्रैश भी एलएमएस पे ही चला गया, शॉर्टकट सही है आपको भी, ठीक है जी। 12
फिजिकल टीचिंग का सब्स्टिट्यूट ना कभी होगा और ना कभी था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रेगुलर बैच 4 महीने का है, उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, और अगर एंड में 7 दिन का मेरे को क्रैश कोर्स कराऊंगा तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ जी बस मैं तकरीबन मेजॉरिटी कोर्स कवर कर दूंगा, तो आपकी हट जाएगी। आप बोलेंगे सर ये रेगुलर बैच है, आप तो पूरा कोर्स कराएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्रैश कोर्स का बच्चा ये कहे जो 6 दिन 7 दिन पढ़ रहा है कि सर मुझे तो आपने रीजनेबल एश्योरेंस देना है, तो मैं उसको मना कर दूंगा कि भाई मैं तुझे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुझे 4 महीने पढ़ाया ही नहीं है। तुम्हें तो मैंने पढ़ाया 7-8 दिन है, और तुम्हें तो मैंने पूरा कोर्स कराया नहीं, तुम्हें तो मैंने एग्जाम फोकस लेक्चर दिया है। वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऐसा ही है, आप पढ़ें जरा। The objective of a reasonable assurance engagement is a reduction in the assurance engagement risk to an acceptable level. क्यों आगे बढ़ो? To form the basis for the positive form of expression of the practitioner. External auditor conclusion in the audit report. दोबारा पढ़े। The objective of a reasonable assurance engagement is a reduction in the assurance engagement risk to an acceptable level to form the basis for a positive form of expression of the practitioner's conclusion in the audit report, जिसकी सिंपल एग्जांपल हमने कल पढ़ी थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो हमने पढ़ा था ओपिनियन पैराग्राफ। क्या आगे लिखा हुआ है? कॉमन एग्जांपल इज एन एक्सटर्नल ऑडिट इन विच पॉजिटिव assurance is expressed in an audit report by the external auditor. If you all recall the wordings क्या थी? In our opinion the accounts are giving a true and fair view. इस अंदाजे बयां को हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कान यहां से पकड़े, कान यहां से पकड़े, कान घुमा कर पकड़े, बात वही है कि हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इस अंदाज को हम क्या करें? इसको पॉजिटिव लेवल ऑफ एश्योरेंस कहें, या इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो बात एक ही होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है मॉडरेट। इसको फिलहाल छोड़ दें आप, ये भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने रिव्यू एंगेजमेंट कवर नहीं किया, ठीक है। उसको फिलहाल हम पार्क कर देते हैं पार्किंग लॉट के अंदर। आप आगे बढ़ेंगे, लेवल्स पढ़ लो, शाबाश। 3 levels of assurance, positive level of assurance to be discussed. हेडिंग नंबर 3, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस में 2 लेवल्स हैं, पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल टू बी डिस्कस्ड बाय ऑडिट रिपोर्ट, हम रिपोर्ट कवर कर चुके हैं। नेगेटिव लेवल ऑफ एश्योरेंस ये हम डिस्कस करेंगे जब हम रिव्यू रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग पे आओ। Positive reasonable assurance. अच्छा बता, अगर आप बोर्ड देख लें, अब आप क्या लिखा हुआ है, जिसको मैंने किससे लिंक किया था कल? ऐसा, जिसको किससे लिंक करूं? बस अब आप इस धागे को देखते रहे। अब आप ऑडिट की दुनिया इस धागे पर घूम रही है। कान यहां से पकड़े, कान वहां से पकड़े, किसी और से क्या मेरा कान पकड़ ले, बात एक ही रहेगी। किसको जोड़ा पॉजिटिव लेवल को मैंने? किससे जोड़ा? जो कि किसमें दे रहे हैं, जो कि कौन सी एंगेजमेंट है, जिसकी वर्डिंग्स क्या है? इन आवर ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और 100 घंटे के लेक्चर के बाद भी मैं इसी बात पर कायम रहूंगा। सर आगे चलें। If a lot of detailed work is performed on the subject matter, वो कौन सा बड़ा मशहूर डायलॉग है? सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर रहा है, क्या था वो? हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस। आगे चलें जी। the assurance provided can include whether or not the subject matter has been properly prepared. Positive assurance is a high level of assurance, so a high level of reliance can be placed upon it. Positive assurance is not, however, is not a 100% guarantee. मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। Positive assurance is a high level of assurance, so a high level of reliance can be relied upon it. ठीक है। Positive assurance, however, is not a 100% guarantee. Remember, there are inherent limitations. आगे डैश में लिख दें, remember, there are inherent limitations. Remember, there are inherent limitations. Remember, there are inherent limitations. ठीक है जी, बार बार आ रहा है बेसिक, ठीक है जी, अच्छी बात है। An example, आगे चलो साकिब, an example. An example of positive assurance is given in the statutory audit report on financial statement. In their conclusion, auditors say, in our opinion, the financial statement give or do not give a true and fair view of the state of the company's affairs. जी, कुछ समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने रिपोर्ट आपको पहले पढ़ा दी थी। हमने रिपोर्ट एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ रिपोर्ट का ट्रेलर देखा था। अब जरा 1 मिनट मेरा सवाल का जवाब दें। अगर ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं बीच में से रिपोर्ट का लेक्चर उठा लूं तो क्या समझ आएगा कुछ आपको? कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ये सब्जेक्ट बड़ा टेक्निकल है, इसकी एक खास सीक्वेंस है।
आपने किताब उठाई, शुरू होगा, गए काम से आप। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा पैरा पहले पढ़ना है, कौन सी बात पहले पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रिपोर्ट से पहले क्या क्या कवर किया? कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट कवर किया, इनहेरेंट लिमिटेशन कवर किया, इंटरनल कंट्रोल कवर किया, ट्रू एंड फेयर व्यू कवर किया। फिर हम सब कुछ कवर करने के बाद फिर हम रिपोर्ट पे आए और फिर मैंने ये कवर करा। अब आप एक मिनट के लिए सोचें आप कि मैं ये पहले कराऊं और रिपोर्ट बाद में कराऊं, डज इट मेक सेंस? इट डज नॉट मेक सेंस। फिर आप याद कर रहे होंगे, आप जो ना भैंस के आगे बीन बजा रहे होंगे। अब मैं कह रहा हूं पॉजिटिव, आप कह रहे हैं हाँ जी पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं रीजनेबल, आप कह रहे हैं हाँ जी रीजनेबल। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं करेगा। फिर बात समझ आ रही है? आगे चले जी और मुस्कुरा लिए, चलिए पूरी मुस्कुराएं, शाबाश, गिव मी अ स्माइल। नहीं पहले सही था भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है नेगेटिव या मॉडरेट एश्योरेंस। ये भी हम कवर नहीं कर रहे। जब हम रिव्यू एंगेजमेंट कवर कर लेंगे तो हम ये एरिया भी कवर कर लेंगे जी। आखिरी एजेंडा पे आते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स स्लैश लिखें कंटेंट। सर आप खुद ही कंटेंट लिख देते, मैं चाह रहा हूं थोड़ा हिले जुले, पेन वेन चले जरा हमारा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो गांव तकिया लगा दें, हम आराम से बैठेंगे, आप लेक्चर दें और वो मजा आ रहा है। नहीं, इसलिए नहीं आए हुए हम। ये आप सिनी प्लेस में मूवी देखने नहीं आए हुए कि आराम से बैठ के देखते रहे मुझे, और ना मैं इतना हैंडसम हूं, मुनासिब हूं, लेकिन बहरहाल द पॉइंट इज के हिलेंगे जुलेंगे, कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं लिखवाऊंगा, कुछ आप लिखेंगे, तो मिलजुल के पर्चा पास हो ही जाएगा, ठीक है जी। एलिमेंट्स का है या हाँ कंटेंट का, जरा दम लगाए, शाबाश, बगैर नाश्ते का है, मुझे पता है। एलिमेंट्स का है या कंटेंट्स का जी। कितने हैं? 5, RESST। चलें स्टार्ट करें। Three party relationship, intended user, इंटेंडेड यूजर कौन? शेयर होल्डर। नंबर 2, responsible party, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। और practitioner, प्रैक्टिशनर बोले तो ऑडिटर। जनाब आगे चलें, subject matter, पता ही आपको। subject criteria, evidence, assurance report. सूटेबल क्राइटेरिया था साकिब भाई जी। सब्जेक्ट मैटर का बाद दिया हुआ सूटेबल क्राइटेरिया जी। आंखों में धुंधलाहट सी आ रही है, अल्लाह रहम करे जी। नेक्स्ट है एविडेंस, और फिर क्या आ रहा है उसके बाद? Assurance report. अश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़े। An assurance engagement performed by a practitioner will consist of the following elements. जी Three party relationship, अब एक मिनट, अब आप ये इस नियत से पढ़ें कि ये पेपर में आ चुका है, इस नियत से पढ़ें कि ये पेपर में आ चुका है और दोबारा एग्जामिन हो सकता है। इनके लिए चाय लो फटाफट जल्दी से जी, पढ़ें आगे बात। the three parties are the intended user, the responsible party, and the practitioner. जी ये तमाम डैश पूर कर लेंगे आप जी, जरा खाली जगह पूर करें जी, करते जाएं साथ साथ, शाबाश। प्लीज फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स जी। बी, Subject matter. This is the data to be evaluated by the auditor that has been prepared by the responsible party. It mostly includes financial statements being audited, includes complete कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट, P&L भी शामिल, बैलेंस शीट भी शामिल, कैश फ्लो भी शामिल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी शामिल, और नोट्स टू द अकाउंट्स भी शामिल, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल जी। हम अपने पहली वाले लेक्चर पर कायम हैं, आगे चलें, शाबाश। subject criteria. The subject matter is evaluated or आपने दूसरी बार इसको पढ़ा सब्जेक्ट क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया है जी। हजरात यहाँ एक फनी खराबी आ गई, आप इग्नोर करेंगे, ठीक है जी, माफ कर देंगे इनको। सूटेबल क्राइटेरिया, देखें जमाने में गम बहुत हैं, इस उम्र में गम बहुत होते हैं। किस किस्म के गम है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं जी। पढ़े शाबाश suitable criteria. जी। The subject matter is evaluated or measured against criteria in order to reach an opinion on the financial statement. In other words, IFRS, IAS, and other prevailing local. हर वो चीज जिसके तहत अकाउंट्स बनते हैं, पाकिस्तान में जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो IFRS के तहत बनते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं, क्योंकि दो चीजें IFRS एंड IAS, प्लस बहुत सारे डिस्क्लोजर और बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लोकल लॉ कंपनीज एक्ट 17 में भी दिए हुए हैं, तो वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। आगे चलो, एविडेंस। Sufficient and appropriate audit evidence, ISA 500. ISA 500 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जी Needs to be gathered by the external auditor to support the required level of assurance to express an audit opinion on the financial statement via audit report. वाया ऑडिट रिपोर्ट। लास्ट, Assurance report, auditing report containing the practitioner's auditor's opinion is issued to the intended user, mostly the shareholders, at the end of the audit in an appropriate format depending upon the nature of the assurance engagement. जी हमारे पास जो हमारा बाइबल है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं,
इसमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसमें रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसमें एयूपी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर तो कंपाइलेशन के आखिर में भी आपने को रिपोर्ट देनी है, उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर आप अश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ना ऑडिट है, जो ना रिव्यू है, उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब है तमाम प्रोसीजर, कौन सा अश्योरेंस, कितना काम, कौन सी रिपोर्ट, ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स में गिवन है। वो कह रहा है रिटन रिपोर्ट कंटेनिंग द प्रैक्टिशनर्स या ऑडिटर्स ओपिनियन। इफ यू ऑल रिमेंबर लेक्चर नंबर 6 में हमने रिपोर्ट कवर की थी, वो 3 पेज का डॉक्यूमेंट याद आ रहा है सर? वो मैं घर से लेके नहीं आया था, वो फॉर्मेट में कहां से लेके आया था? एज पर द रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो कि था आईजा 700 इज इशूड टू द इंटेंडेड यूजर, जो कि नॉर्मली कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। हजरात, ये हमने हमारा एक और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिसाल देता हूं आपको। आप ये पूरा टॉपिक डिलीट कर दें, जो बच्चे एलएमएस पे देखेंगे, बट आप भी सुने मेरी बात, हर बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये टॉपिक एग्जाम से पहले छोड़ दूं, रिवाइज करना छोड़ दूं, पेपर में आ गया एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो 5 नंबर में कोई ना कोई बोंगी तो मार ही लोगे। इतना सुनने के बाद अगर कुछ ना कुछ लिखोगे तो मार्क्स तो मिल ही आएंगे। सपोज करें 1-1.5 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गए, इससे आपके पेपर के पास और फेल का ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ये बात समझ ना आए तो ये कॉन्सेप्चुअली जगह जगह जाके हिट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ टॉपिक्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब? इफ यू रिकैप बिफोर वी क्लोज दिस लेक्चर नंबर 8, हमने क्या क्या कवर किया जनाब? हमने इसके अंदर कवर किया टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, पूरी क्लास का। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस 3 टाइप्स थे, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट हम दे नहीं सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। 3 टाइप्स, 2 लेवल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। अश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट, रिव्यू। नॉन अश्योरेंस, एयूपी, कंपाइलेशन। ऑडिट, रीजनेबल अश्योरेंस, पॉजिटिव लेवल। रिव्यू एंगेजमेंट, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, नेगेटिव लेवल। ऑडिट के आखिर में ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू के आखिर में रिव्यू रिपोर्ट। एयूपी और कंपाइलेशन में ना हम ऑडिट कर रहे हैं ना रिव्यू कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों में कोई अश्योरेंस नहीं है। लिहाजा इन दोनों को हम कह रहे हैं नॉन अश्योरेंस, लेकिन जो उनका निक नेम है वो है ऑडिट रिलेटेड सर्विस, क्योंकि इन दोनों में हो सकता है 5%, 1%, 10% हम वो काम भी करें जो अगर मैं ऑडिट में होता तो मैं ये करता। तो चूंकि टेक्निक सिमिलर है, लिहाजा उसको हम कह रहे हैं ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। फिर हमने आखिर में कवर किया कंटेंट्स, एलिमेंट्स, जहां मैंने बताया देयर आर 5 एलिमेंट्स और 5 कंटेंट। शॉर्टकट था RES, R फॉर रिपोर्ट, E फॉर सब्जेक्ट मैटर, S फॉर सुटेबल क्राइटेरिया। दूसरा S था सब्जेक्ट मैटर, ऐसा ही है। पहला S सुटेबल क्राइटेरिया, दूसरा S, और आखिर में था T, 3 पार्टी रिलेशनशिप। हजरात, दिस कंक्लूड्स ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जो बच गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने हैंडआउट में बताए थे शुरू में, वो आगे जाके किसी ना किसी टॉपिक के साथ या किसी ना किसी लेक्चर के साथ कवर हो रहे होंगे। जितने बच्चे भी ये LMS देख रहे हैं और ऑडिट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि ना जो तमाम लेक्चर्स हैं वो आपने एक गो में देखने हैं। कि जितने लेक्चर नंबर 1 से आज हम लेक्चर नंबर 8 पर पहुंचे, इसको आपने बीच में ब्रेक नहीं देना है। आपने इसको एक गो में कवर करना है। हो सकता है कि आप इसको 4 दिन में कवर कर रहे हो, आप 5 दिन में कवर कर रहे हो, आप 1 हफ्ते में कर रहे हो सकता है स्पीड तेज करके 2 दिन में कवर कर रहे हो। लेकिन जब तक कि ये बेसिक कवर नहीं होंगे, आप दरमियान से कोई और टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। बेसिक कवर हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टार्ट इज आईजा 500, और यहां से एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट होता है। आईजा 500 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाम है उसका ऑडिट एविडेंस। सो लेट्स स्टार्ट आईजा 500 ऑडिट एविडेंस।